सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 13 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गज़ा में सीज़ फायर की बातचीत फिर लटकी, इस्राएली फ़ौज गज़ा से हटने को तैयार नहीं। यूएन ने दिया बड़ा वार्निंग अलार्म, कहा गज़ा में जिंदा रहने की आखिरी डोर भी टूटने के करीब। गज़ा में इस्राएली फ़ौज को बड़ा झटका, कमांड पोस्ट और टैंक्स तबाह करने का दावा। रेजिस्टेंस फोर्सेस ने कई फौजियों को मारने और जख्मी करने का किया क्लेम। इस्राएली मीडिया में चर्चा तेज, हमास कर सकता है इस्राएली फौजियों को अगवा। मशहूर वेबसाइट की रिपोर्ट में बड़ा दावा, पुतिन चाहते हैं ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट छोड़े, अमेरिका से हाथ कटवा कर न्यूक्लियर डील कर ले। और तुर्की के सदर एर्दोगान का ऐलान, दहशतगर्दी को जड़ से मिटाने के मिशन पर काम कर रहा है। चलिए करते हैं शो की शुरुआत। कतर में जंगबंदी की बातचीत फिर से लटक गई है। इस्राएली फ़ौज की वापसी सबसे बड़ा पेच बन गई है। गज़ा में जंग रोकने के लिए हमास और इसराइल के दरमियान दोहा में चल रही बातचीत अब रुकावटों में फंस गई है। फ़लस्तीनी सोर्सेस का कहना है कि इसराइल जंगबंदी की शर्तों में भी गज़ा से पूरी फ़ौज वापसी पर तैयार नहीं है, बल्कि वापसी के नाम पर नई फ़ौजी तैनाती का नक्शा पेश कर रहा है। एक फ़लस्तीनी ओहदेदार ने कहा, ये नक्शा असल में फ़ौज हटाने का नहीं, बल्कि दोबारा कब्ज़ा जमाने का प्लान है। इसराइल 40% इलाके में फ़ौज को तैनात रखने पर अड़ा है, जबकि हमास इस पर राज़ी नहीं। उन्होंने कहा कि हमास की टीम ऐसे किसी भी नक्शे को नहीं मानेगी जो गज़ा को छोटे छोटे कैद जैसे इलाकों में या यूँ कहें कि जेलों में, ओपन जेलों में तब्दील कर दे। हमास की मांग साफ है, क्लियर है। इसराइली फ़ौज की मुकम्मल और बिला शर्त वापसी हो पूरे गज़ा से। इसी वजह से जंगबंदी की कोशिशों में लगे मुल्कों ने बातचीत को फ़िलहाल रोक दिया है। अब इन सबको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़ास एलची, ख़ास एनवॉय स्टीव विटकॉफ के कतर पहुंचने का इंतज़ार है कि शायद वही इसराइल को कोई लगाम लगाए। हालांकि कैद, फ़लस्तीनी होस्टेजेस की रिहाई और गज़ा में इंसानी मदद बढ़ाने पर कुछ मामूली पेशरफ्त, कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। दूसरे फ़लस्तीनी सोर्स का ये कहना है कि इसराइली वफ़द या इसराइली डेलीगेशन के पास कोई इख्तियार है ही नहीं। जिन्हें भेजा है वो बिल्कुल यूँ समझिए कि मूली गाजर हैं, कोई फ़ैसला खुद से ले ही नहीं सकते। वो सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये डेलीगेशन जो है ये सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है ताकि जंग को खींचा जा सके। फ़ैसला लेने का इख्तियार इनके हाथ में नहीं है, जिसके हाथ में उसे भेजो। एक अफसर ने यह भी कहा कि नेतन्याहू ने अपनी अमेरिका की ट्रिप के ज़रिए बस वक्त ख़रीद लिया है। उसकी ना तो नीयत है, ना हल तलाशने की कोशिश, वो बस वक्त गुजारने गया था। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या दोहा की ये बातचीत, ये कतर की बातचीत दोबारा शुरू हो पाएगी या फिर पूरी तरह से टूट जाएगी? और जो मुंतज़िर हैं गज़ा में और हम जो लोग गज़ा के बाहर कि सीज़ फायर हो जाएगा, वो बस मुंतज़िर ही रह जाएंगे और क़त्लेआम होता रहेगा। अब गज़ा के हालात से जुड़ी खबर सुन लीजिए। गज़ा में ईंधन ख़त्म होने की कगार पर है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा का, कि ज़िंदा रहने की आखिरी डोर भी टूट रही है गज़ा में। यूनाइटेड नेशंस की 7 एजेंसियों ने, एक नहीं 7 एजेंसियों ने मिलकर बयान दिया है, मुश्तरका बयान, कि गज़ा में ज़िंदा रहने का सहारा सिर्फ ईंधन है, यानी पेट्रोल, डीजल, गैस, और अब वो भी ख़त्म होने वाला है। ईंधन क्यों है आखिरी उम्मीद? ईंधन से चलते हैं वहाँ अस्पताल, एम्बुलेंस, पानी और सीवरेज के निज़ाम, प्लांट्स, रिलीफ कैंप और यहाँ तक कि रोटियाँ पकाने वाली भट्टियाँ और बेकरियाँ भी सब ईंधन से चलती हैं। ईंधन ख़त्म हो रहा है, सब ख़त्म हो रहा है। ईंधन ख़त्म होते ही इंसानी मदद का पूरा निज़ाम ठप हो जाएगा। WHO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और OCHA समेत सभी एजेंसियों ने ये कहा है कि 2 साल की जंग के बाद गज़ा के लोग पहले ही भुखमरी की कगार पर हैं, और अब अगर ईंधन भी ख़त्म हो गया तो मदद देना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। UN ने आगाह किया है कि ईंधन ख़त्म होते ही अस्पताल बंद हो जाएंगे, पानी का सिस्टम रुक जाएगा, सीवरेज और कूड़ा सड़कों पर और ज़्यादा फैल जाएगा। पहले से तो है ही सब मलबा, सब कूड़ा है, और इसके अलावा बीमारियों का तूफ़ान आ जाएगा। ये UN से जुड़ी एजेंसीज़ कह रही हैं। दोस्तों, गज़ा में जो कुछ भी बचा है वो भी अब टूटने की दहलीज पर जाकर खड़ा हो गया है, और दुनिया खामोश। अब गज़ा की कुछ और खबरें। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही घंटे पहले गज़ा में इसराइली फ़ौज को एक और नुकसान उठाना पड़ा है। इसराइली आर्मी ने ऐलान किया है कि उसके 2 फ़ौजी अलग अलग जगहों पर हुए हमलों के दौरान ज़ख्मी हो गए।
एक फ़ौजी गज़ा के शुमाली इलाके में ज़ख्मी हुआ जबकि दूसरा जनूबी हिस्से में। जनूबी गज़ा वाली झड़प में 2 और फ़ौजी हल्के ज़ख्मी हुए हैं। चारों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। ये द टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है। हालांकि फ़लस्तीनी लड़ाकों का ये दावा है कि इसराइल के कई फ़ौजी भी मारे गए हैं, यानी गज़ा में जंग अब भी तेज़ी से जारी है और नुकसान अब भी दोनों तरफ हो रहा है। ये और बात है कि इसराइल शायद उस नुकसान को बहुत कम रिपोर्ट कर रहा है ताकि अवाम और ज़्यादा हुकूमत के ख़िलाफ़ नुकसान गुस्से में ना आ जाए और हुकूमत का नुकसान ना हो जाए नेतन्याहू का। लेकिन इसराइल के नुकसान को सिर्फ इसराइली अखबारों में नहीं, दूसरे अखबारों में पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा लेबनानी अखबार अल-मायदीन। लेबनानी अखबार अल-मायदीन और इसराइली अखबार येदियोत एनोत दोनों की रिपोर्टों से ये साफ हुआ है कि गज़ा में सैटरडे यानी हफ्ते को हुए हमलों में इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान हुआ है। याद रखिएगा, वहाँ हुआ हमला होता है तो 1-2 दिन बाद रिपोर्ट आती है बनकर, वीडियो भी वो जारी करते हैं। इंटरनेट का भी मसला है। खैर, ये झड़पें 11 जुलाई की शाम को हुई थी, लेकिन इनकी तफसीलात 13 जुलाई को सामने आई है। इन हमलों में 3 अलग अलग जगहों पर कम से कम 5 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए। खान यूनिस में सिक्योरिटी वाक़ये के बाद ज़ख्मी फ़ौजियों को हेलीकॉप्टर से फ़ौरन निकालना पड़ा, यानी उनकी हालत इतनी सीरियस थी कि उन्हें फ़ौरन इवैक्यूएट किया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनका क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। इसराइली अखबारों ने इस बारे में नहीं छापा। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उनके जंगजुओं ने, उनके फ़ाइटर्स ने गज़ा सिटी में एक इसराइली कमांड पोस्ट को मोर्टार गोलों से निशाना बनाया। इसके अलावा खान यूनिस में एक इसराइली फ़ौजी को स्नाइपर फायर से हलाक कर दिया, मार डाला। वहीं इस्लामिक जिहाद की अल-कुस ब्रिगेड ने तो और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि तुफ़ा इलाके में एक तयशुदा बारूदी धमाके में इसराइल का एक मरकबा टैंक उड़ा दिया, हमने चीथड़े बना दिया, और दूसरा टैंक जैतून इलाके में उड़ा दिया। यानी 2 टैंक इसराइल के उड़ाने का दावा अल-कुस ब्रिगेड कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने दोनों टैंक पर सीधा वार किया और दोनों बुरी तरह से तबाह कर दिए गए। ये अल-मायदीन की रिपोर्ट में छपा है। कहा गया कि उन टैंक्स के अंदर बैठे इसराइली फ़ौजियों का क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल नहीं है जब टैंक के चीथड़े उड़ गए। फ़लसफ़ा ये है कि गज़ा की रेत में इसराइली फ़ौज बुरी तरह से फंस चुकी है, धंस चुकी है, और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन अब भी मोर्चे पर जवाब दे रहे हैं। ये और बात है कि गज़ा का बड़ा नुकसान हो रहा है, और ज़ाहिर सी बात है हमास के भी जो नुकसान हैं वो जल्दी सामने तो आते नहीं। जब उनके कमांडर मारे जाते हैं या उनके लड़ाकों को गोली मारी जाती है, वो भी खबरें बाद में आती हैं। लेकिन हर रोज़ आम फ़लस्तीनियों के शहीद होने की खबरें लगातार आती हैं, जो हम आपको भारी दिल से सुनाते हैं और आगे सुनाएंगे भी। खैर, इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास आने वाले दिनों में इसराइली फ़ौजियों को अगवा करने की कोशिशें तेज़ कर सकता है। द जेरूसलम पोस्ट ने इस दावे के लिए तेल अवीव यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर माइकल मिल्स्टीन के बयान को अपना आधार, अपनी बुनियाद बनाया है। प्रोफेसर ने कहा है कि हमास जिंदा या मरे हुए सिपाहियों और सिविलियंस की बॉडीज़ को भी उठा कर ले जा सकता है, और ये सब होगा सीज़ फायर डील को अपने हक़ में और मजबूत करने के लिए। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमास की नई स्ट्रेटजी का हिस्सा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके कब्ज़े में हो, ताकि डील को और मजबूती से किया जा सके और इसराइल को खेलने के लिए कम जगह देनी पड़े। हाल ही में खान यूनिस में एक इसराइली सिपाही की मौत उस वक्त हुई थी, अगर आपको याद हो, जो मैंने भी बताया और भी लोगों ने बताया होगा। उस इसराइली फ़ौजी की मौत उस वक्त हुई थी, या उसे उस वक्त गोली मारी गई थी जब टनल से निकले हमास लड़ाकों ने उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। तब गुत्थम गुत्था हुई, और वो जब कब्ज़े में नहीं आया, ज़्यादा अपनी बंदूक चलाने के लिए कोशिश करने लगा, तब उसे गोली मार दी गई थी। बढ़ते आगे, इसराइली फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ गज़ा के बैत हनून इलाके में एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की और दर्जनों बेहद ख़तरनाक हवाई हमले किए। अल-मायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा तबाही खेज़ हमले थे। बैत हनून, जो गज़ा के शुमाली हिस्से में है, वहाँ कुछ दिन पहले एक रेजिस्टेंस ऑपरेशन में 5 इसराइली सिपाही मारे गए थे। उसके बाद से इसराइल ने बदले की कार्रवाई शुरू की है, बहुत ज़्यादा गुस्से में बनाया हुआ है, और अब पूरे इलाके में बमबारी तेज़ कर दी है। मकामी लोगों के मुताबिक ये हमले इतने तेज़ हैं कि पूरा इलाका अब ज़मीन से लेकर आसमान तक धुएं और धमाकों से भर गया है। सोचिए कितने बड़े बम गिराए जा रहे होंगे बैत हनून में। अब बात आम फ़लस्तीनियों पर हो रहे जुल्म की। इसराइली फ़ौज ने कल गज़ा में फिर से जमकर कहर बरपाया, जिसमें कम से कम 110 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा में अमरीकी मदद से चल रही गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के बाहर
खाना लेने के लिए लाइन में खड़े 34 लोगों को भी निशाना बनाया गया। इनमें औरतें भी थीं, बच्चे भी शामिल थे। कितने शर्म की बात है। कुछ लोग वहीं मारे गए, कुछ लोग बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों के साथ साथ गज़ा में भूख और अफरा तफरी का माहौल है, और ये माहौल और भी ज़्यादा संगीन होता जा रहा है हर गुज़रते दिन के साथ। हर तरफ तबाही, डर और मायूसी का मंजर है, और लोग ज़िंदा रहने की जद्दोजहद में लगे हैं। हर किसी को बस एक उम्मीद है, सीज़ फायर हो जाए, जो हो ही नहीं रहा। बात ईरान की, रूस की, अमेरिका की। एक हैरत में डाल देने वाली रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक ज़ीरो एनरिचमेंट डील हो जाए, जिससे तनाज़ा कम हो सके। ज़ीरो एनरिचमेंट का मतलब है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले में ईरान के हाथ पूरी तरह से काट देना। तो क्या पुतिन अपने दोस्त ईरान को टुंडा बना देना चाहते हैं? रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी हुक्काम और फ्रांसीसी सदर मैक्रों को ये बताया कि वो ऐसे न्यूक्लियर मुआहदे की हिमायत करते हैं जिसमें यूरेनियम को एनरिच करने का कोई हक ना रखे। मतलब ईरान यूरेनियम एनरिच ना करे, बिल्कुल भी ना करे। ये रिपोर्ट अमेरिका की मशहूर वेबसाइट एक्सियोस ने अपने ज़राए के हवाले से, अपने सोर्स के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस, जो अब तक ईरान का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक हिमायती रहा है, अब पर्दे के पीछे ज़ीरो एनरिचमेंट वाले फार्मूले पर जोर दे रहा है। 3 यूरोपियन और 1 इसराइली ओहदेदार ने बताया एक्सियोस के मुताबिक कि रूस ने ईरान पर दबाव डाला है कि वो इस डील को मान ले। उधर इसराइली हुक्काम का भी कहना है कि उन्हें रूस ने पुतिन की पोजीशन के बारे में ब्रीफ किया है। दावा किया जा रहा है कि हाल ही में पुतिन ने ये बात ट्रंप और मैक्रों दोनों से फ़ोन पर बातचीत में कही थी। इतने सोर्सेस के हवाले से खबर है, यूरोप, इसराइल और रशियन। क्या है, एक्सियोस कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं और झूठी खबरें नहीं छापती अक्सर, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये खबर झूठी होगी। पुतिन और ईरान के हाथ काटते हैं। बढ़ते हैं आगे इसी सिलसिले में। अब मैंने कहा खबरें ढूंढी जाएं ईरान में क्या कह रहा है ईरान। इधर ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इन्होंने भी सोर्सेस के हवाले से उस रिपोर्ट को रद्द कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान से कहा है कि वो एक ऐसी न्यूक्लियर डील पर राज़ी हो जाए जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट शामिल ना हो। तस्नीम से बात करते हुए एक सोर्स ने कहा, सोर्स चल रहा है, एक सोर्स ने कहा ईरान को पुतिन की तरफ से इस तरह का कोई पैगाम नहीं मिला है और ना ही रूस और ईरान के दरमियान ऐसे किसी मुद्दे पर कोई बातचीत हुई है। सोर्स यानी ज़राए ने यह भी वाज़ेह किया कि पुतिन की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से जो मुलाकात हाल ही में हुई थी उसमें भी यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने वाली किसी डील पर कोई बात नहीं हुई। तो दोस्तों, अब अपना सवाल ये है, गरीब आदमी कहाँ जो जहन से गरीब है, लेकिन सवाल तो बड़े बड़े जो है वो कौनते हैं। तो सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी और हसास खबर सोर्सेस के हवाले से चलाई जा रही हो तो उसे रद्द कर देने का काम भी किसी दूसरे सोर्स के हवाले से ही क्यों किया जा रहा है? इधर भी सोर्स उधर भी सोर्स। आखिर ईरान और रूस दोनों में से कोई ऑफिशियली सामने आकर बात साफ क्यों नहीं कर रहा? क्यों रूस से कोई सरकारी बयान नहीं आता कि हाँ पुतिन ने ऐसा कहा है, ईरान के हाथ काट देना है अब? और ईरान से क्यों नहीं कोई सरकारी बयान आता? क्या वाकई कोई डील बैक चैनल में चल रही है, या फिर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है तो भी इन लोगों को आकर बयान देना चाहिए। जब बात न्यूक्लियर प्रोग्राम और सुपर पावर डिप्लोमेसी की हो और दोनों तरफ सोर्स बोल रहे हो तो समझ लीजिए कि हकीकत अभी पर्दे में ही है। आखिरी खबर लिए लेते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनका मुल्क इलाके से दहशतगर्दी को जड़ से मिटाने के मिशन पर काम कर रहा है। उन्होंने इस मुहिम को टेरर फ्री तुर्की यानी दहशतगर्दी से पाक तुर्की का नाम दिया है और बताया है कि ये अमल बड़े एहतियात और संजीदगी से चलाया जा रहा है। ये बात एर्दोगान ने इराक़ के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात करते हुए कही, शिया अल सुदानी से। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये सिर्फ तुर्की की सिक्योरिटी नहीं, पूरे इलाके के अमन का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं बाहर हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, घर पर भी नहीं हूँ, तो आपको दिख ही रहा होगा सराउंडिंग से कि बड़ा मुश्किल है फिर पहाड़ों के बीच से वीडियो बनाना जब आप आए हों किसी और काम से। तो कल तो नहीं आया वीडियो, आज आ गया है, अगला पता नहीं आज आएगा नहीं आएगा, परसों से काम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।